नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम 1 नवंबर 2025 तक के कुछ अहम लेख, शोध और नोट्स पर बात कर रहे हैं। हमारा इरादा है इनसे जरूरी जानकारी निकालना। अर्थव्यवस्था, समाज, दुनिया में क्या चल रहा है, विज्ञान, इन सब पर कोशिश है कि आपको कम समय में गहरी समझ मिले। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या है हमारे पिटारे में। परिवारों पर बढ़ता कर्ज, केरल का गरीबी मुक्त होने का दावा, मध्य एशिया में भारत की बदलती चाल, बस्तर में क्या हो रहा है, और हाँ, मकड़ी के जाले और छोटे बच्चों के दिमाग पर भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। शुरुआत एक थोड़ी चिंता वाली खबर से करते हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय परिवार जितनी तेजी से संपत्ति बना नहीं रहे, उससे ज्यादा तेजी से कर्ज ले रहे हैं। ये क्या कहानी है? हाँ, ये रुझान अब काफी साफ दिख रहा है। आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है और दूसरे विश्लेषण भी वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, हाल के आंकड़ों को देखें तो 2024 के अंत या समझ लीजिए 2025 की शुरुआत तक ये जो घरेलू कर्ज है वो देश की जीडीपी का लगभग 42% हो गया है। 42% जीडीपी का, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, काफी बड़ा है। और अगर प्रति व्यक्ति या प्रति कर्जदार औसत कर्ज देखें तो मार्च 2025 तक वो करीब 4.8 लाख पहुंच गया है। ओह! और ये पिछले सिर्फ 2 सालों में मतलब करीब 20 से 25% की बढ़ोतरी है। ये रफ्तार थोड़ी चिंताजनक है। और इस कर्ज में ज्यादा क्या है, घर के लिए लोन या कुछ और? यही तो बात है। इसमें बड़ा हिस्सा करीब 55% गैर आवास रिटेल लोन है, मतलब घर जैसी संपत्ति बनाने के लिए कम, और उपभोग जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या बाय नाउ पे लेटर टाइप की चीजों के लिए ज्यादा। अच्छा, तो ये असुरक्षित लोन हुआ एक तरह से। इसमें कोई खतरा दिख रहा है क्या? देखिए, कुछ शुरुआती संकेत तो मिल रहे हैं। जो असुरक्षित लोन है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए या माइक्रो फाइनेंस वाले लोन, हाँ, उनमें डिफॉल्ट के मतलब चूक के मामले थोड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी बैंकों का जो ओवरऑल जीएनपीए है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हाँ, वो आंकड़ा वो अभी नियंत्रण में है। मार्च 2025 में करीब 2.3% था। लेकिन हाँ, रिटेल सेगमेंट के कुछ हिस्सों में, खासकर असुरक्षित वाले में, थोड़ा तनाव दिख रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? अचानक इतना कर्ज क्यों लेने लगे लोग? क्या लोन मिलना बहुत आसान हो गया है? हाँ, वो एक बड़ा कारण है। एनबीएफसीज हैं, फिर ये डिजिटल लेंडिंग एप्स आ गए हैं। इनसे लोन लेना बहुत आसान हो गया है, फटाफट मिल जाता है। वो तो है। दूसरी तरफ महामारी के बाद घरेलू मांग भी बढ़ी है। लोगों ने खरीदारी शुरू की। फिर 2024-25 में ब्याज दरें भी थोड़ी कम हुई थी। हाँ, उसका भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। तो टिकाऊ सामान, गाड़ियां, इन सब के लिए लोन बढ़ा। और एक और बात, महंगाई। शायद बढ़ती महंगाई के सामने बचतें कम पड़ रही हैं, तो लोग रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। तो क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए मतलब एक बड़ा खतरा बन सकता है आगे चलकर? देखिए, अभी तुरंत बैंकिंग सिस्टम पर कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं दिख रहा। बैंकों के हालत अभी ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है। अच्छा। लेकिन हाँ, मीडियम टर्म में जोखिम बढ़ सकता है, खासकर अगर ये कर्ज उन लोगों में ज्यादा तेजी से बढ़े जिनकी आय कम है। वहाँ डिफॉल्ट का खतरा ज्यादा होता है। सही बात है। माइक्रो फाइनेंस और असुरक्षित लोन वाले सेगमेंट ज्यादा संवेदनशील हैं। आरबीआई ने भी इस पर चिंता जताई थी पहले। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? मतलब पॉलिसी लेवल पर क्या सोच होनी चाहिए? संक्षिप्त में कहूँ तो कई मोर्चों पर काम करना होगा। एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। लोगों को समझ होनी चाहिए कि कितना कर्ज लेना ठीक है। हाँ, सोच समझ कर लें। बिल्कुल। दूसरा, ये जो डिजिटल लैंडिंग है, इसे ठीक से रेगुलेट करना होगा ताकि गलत तरीके से लोन ना बांटे जाएं। फिर कम आय वालों के लिए एक सेफ्टी नेट मजबूत होना चाहिए। और सबसे जरूरी, ऐसी नीतियां हों जो लोगों को उपभोग के बजाय संपत्ति बनाने, जैसे घर या छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए लोन लेने को बढ़ावा दें। सही। और निगरानी भी रखनी होगी, खासकर इन एनबीएफसीज पर। हाँ, बिल्कुल। निगरानी बढ़ाना बहुत जरूरी है। चलिए अब एक जरा अलग और उम्मीद है सकारात्मक खबर की तरफ चलते हैं। केरल ने 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस पर खुद को अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित कर दिया। ये तो बहुत बड़ी घोषणा है। क्या है इसके पीछे? हाँ जी, ये एक अहम दावा है केरल सरकार का। कहना है कि 2021 में उन्होंने एक अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की थी। अच्छा। इसके तहत उन्होंने करीब 64,006 परिवारों को अत्यधिक गरीब के तौर पर पहचाना और फिर उन्हें खास मदद दी गई। सरकार के मुताबिक इस पर 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं और अब उनका दावा है कि राज्य में ऐसे परिवार नहीं बचे हैं।
ये अत्यधिक गरीब की पहचान कैसे हुई? सिर्फ आमदनी देखी या कुछ और भी? नहीं, और यही शायद इस मॉडल की खास बात है। उन्होंने सिर्फ आय नहीं देखी, उन्होंने MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रहने का स्तर, कई चीजें शामिल होती हैं। ओह, तो ये ज्यादा व्यापक तरीका हुआ। और ये पहचान बिल्कुल जमीनी स्तर पर हुई। उनका जो कुदुमश्री नेटवर्क है, हाँ, सुना है उसके बारे में। और आशा कार्यकर्ता, इन सब ने घर घर जाकर सर्वे किया। वैसे भी नीति आयोग की 2023 की MPI रिपोर्ट में केरल का स्कोर काफी कम था, मतलब गरीबी वहाँ पहले से ही कम थी। लेकिन क्या इस घोषणा पर सब सहमत है या कुछ सवाल भी उठ रहे हैं? सवाल तो उठे हैं। विपक्ष ने इसे धोखा तक कहा है। उनका मुख्य तर्क यह है कि राज्य में जो अंत्योदय अन्न योजना यानी AYY के लाभार्थी हैं, हाँ, जो केंद्र की योजना है, उनकी संख्या करीब 5.92 लाख है, जबकि सरकार ने अत्यधिक गरीब सिर्फ 64,000 के आसपास बताए हैं। तो ये अंतर क्यों है, परिभाषा का क्या मामला है, ये सवाल उठ रहे हैं। ये तो अहम सवाल है। फिर भी केरल के इस प्रयास से कुछ सीखने लायक है? हाँ, सीखने लायक तो है। पहला, उन्होंने स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत और कुदुमश्री का बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया, पहचान और निगरानी दोनों में। अच्छा। दूसरा, उन्होंने सिर्फ कैश नहीं दिया, बल्कि एक पूरा पैकेज दिया। आय, आजीविका, घर, स्वास्थ्य, इन सब जरूरतों को ध्यान में रखकर। और तीसरा, इसके लिए बाकायदा बजट रखा, जो दिखाता है कि सरकार गंभीर थी। लेकिन क्या ये टिकाऊ होगा? मतलब क्या ये लोग हमेशा के लिए गरीबी से बाहर आ गए, और क्या किसी ने स्वतंत्र रूप से इस दावे को परखा है? ये बिल्कुल सही सवाल है। ये फायदे टिकाऊ रहें, इसके लिए लगातार मदद और निगरानी की जरूरत होगी। और हाँ, परिभाषाओं का जो अंतर है केंद्र राज्य की योजनाओं में, उसे भी साफ करना होगा। सबसे जरूरी, एक स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए इस दावे का। लेकिन हाँ, नीति के नजरिए से देखें तो उनका मॉडल मजबूत स्थानीय संस्थाएं, डेटा पर आधारित लक्ष्य और एकीकृत मदद, ये दूसरों के लिए सबक हो सकता है। पर इसे कहीं और लागू करने के लिए वैसी ही क्षमता और संसाधन भी चाहिए होंगे। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की ओर चलते हैं। जी। भारत और मध्य एशिया। खबर है कि भारत ने ताजिकिस्तान के आईनी एयरबेस पर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे एक रणनीतिक झटका कहा है। ये आईनी बेस इतना जरूरी क्यों था भारत के लिए? आईनी बेस, हाँ, ये मध्य एशिया में भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाना था। इससे भारत को उस इलाके में एक तरह की फॉरवर्ड पहुंच मिलती थी। फॉरवर्ड पहुंच मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए, निगरानी रखने के लिए, या फिर जरूरत पड़ने पर मानवीय सहायता भेजने या अपने नागरिकों को निकालने के लिए, जैसे अफगानिस्तान संकट के समय इसका इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, हाँ। और इससे भी बड़ी बात, ये उस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी का एक भौतिक संकेत था। एक ऐसा इलाका जहां रूस और चीन का दबदबा ज्यादा है। तो फिर भारत को ये बेस छोड़ना क्यों पड़ा? क्या समझौता खत्म हो गया? रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। जो द्विपक्षीय समझौता था, वो या तो रिन्यू नहीं हुआ या खत्म हो गया, शायद 2022 के बाद। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद ताजिकिस्तान पर रूस और चीन का दबाव है कि वो अपने यहाँ बाहरी ताकतों की सैन्य मौजूदगी कम करें। ये उस इलाके की बदलती जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं भारत के लिए? क्या असर पड़ेगा? सीधा असर तो यही है कि मध्य एशिया में भारत की जो सीधी पहुंच थी, निगरानी की क्षमता थी, वो कम हो गई है। किसी इमरजेंसी में तेजी से प्रतिक्रिया देना थोड़ा मुश्किल होगा। और रणनीतिक तौर पर? रणनीतिक तौर पर इसे रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव की तरह देखा जा सकता है। भारत के लिए उस इलाके में संतुलन साधना अब और मुश्किल होगा। और जैसा आपने कहा, देश के अंदर विपक्ष इसे सरकार की विदेश नीति की नाकामी बता रहा है। तो अब भारत क्या कर सकता है? क्या विकल्प है उसके पास मध्य एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखने के? देखिए, शायद अब भारत को एक नेटवर्क अप्रोच अपनाना पड़े। मतलब एक स्थायी बेस के बजाय मध्य एशियाई देशों के साथ अलग अलग तरह के समझौते करने होंगे। जैसे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए या मानवीय सहायता के लिए हब बनाने के समझौते, या फिर जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए सुविधाओं के इस्तेमाल किए जा सकते। साथ ही SCO जैसे मंचों का इस्तेमाल और द्विपक्षीय बातचीत जारी रखनी होगी। और सॉफ्ट पावर। हाँ, बिल्कुल। रूस से रिश्ते रखते हुए भी इन देशों से सीधे रिश्ते मजबूत करने होंगे। विकास परियोजनाओं में निवेश, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ये सब और ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब ऋणी से हटना एक झटका जरूर है, लेकिन ये दिखाता है कि रणनीति को बदलते हालात के हिसाब से ढालना पड़ता है। चलिए अब वापस भारत आते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में। ये इलाका बहुत लंबे समय तक माओवादी हिंसा से जूझता रहा है, लेकिन अब वहाँ से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं।
क्या सच में हालात बदल रहे हैं? हाँ, कई रिपोर्टें तो यही बता रही हैं। बस्तर में हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। अच्छा। और जो नागरिक प्रशासन है, बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे सड़कें, स्कूल, वो उन इलाकों में भी वापस पहुंच रही हैं जहां पहले जाना भी मुश्किल था। राज्य सरकार की एक पहल है पूना मरघम। पूना मरघम, इसका मतलब? इसका मतलब है नई सुबह नई राह। इसके तहत काफी संख्या में माओवादी कैडरों ने हथियार डाले हैं और सरकार की पुनर्वास योजनाओं से जुड़े हैं। कोई अंदाजा है कितने लोगों ने? अलग अलग रिपोर्ट है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब 1.5 साल में लगभग 1400 पूर्व माओवादियों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश हुई है। ये तो अच्छी संख्या है। हाँ, और इससे भी अहम ये है कि सड़कें खुलने से, स्कूल, अस्पताल दोबारा चलने से आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। सरकार की पहुंच बढ़ी है। इस बदलाव के पीछे क्या कारण है? क्या सिर्फ सुरक्षा बलों की कार्रवाई है? नहीं, सिर्फ वो नहीं, कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक तो हाँ, सुरक्षा बलों के लक्षित ऑपरेशंस हैं और सरकार की सरेंडर पॉलिसी, जिसमें पैसा, ट्रेनिंग वगैरह मिलती है। दूसरा, सड़कों का जाल बिछने से और दूसरी सरकारी सेवाएं पहुंचने से लोगों का जुड़ाव बढ़ा है, राज्य पर भरोसा थोड़ा बढ़ा है। और तीसरा, जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनके बयानों से लगता है कि माओवादी विचारधारा से मोह भंग हुआ है और शायद स्थानीय लोगों का समर्थन भी कम हुआ है हथियारबंद लड़ाई को। लेकिन क्या ये शांति टिक पाएगी? बस्तर में चुनौतियां तो अब भी बहुत होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। बस्तर में संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन विकास बहुत कम हुआ है। अगर स्थायी शांति चाहिए तो लोगों को रोजगार चाहिए, आजीविका के साधन चाहिए। हाँ, वो सबसे जरूरी है। जमीन के अधिकार, खासकर जो वन अधिकार कानून है, उसे ठीक से लागू करना होगा। खनन वगैरह से जो पैसा आता है उसका फायदा स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। विस्थापन, मानवाधिकार उल्लंघन, ये सब पुराने मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना होगा। तो आगे का रास्ता क्या है? स्थायी समाधान के लिए क्या करना होगा? एक मिला-जुला नजरिया चाहिए। सुरक्षा के साथ साथ विकास और अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन के रिकॉर्ड ठीक करना, वन अधिकार देना, इन पर फोकस करना होगा। और विकास में लोगों की भागीदारी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। विकास ऐसा हो जिसमें स्थानीय लोगों की मर्जी शामिल हो, और जो पुनर्वास कार्यक्रम है वो सिर्फ पैसे देने तक सीमित ना हो। लोगों को हुनर सिखाना, उन्हें बाजार से जोड़ना, कर्ज दिलाने में मदद करना, ये सब करना होगा। नागरिक समाज को साथ लेकर चलना होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बस्तर में उम्मीद तो जगी है, पर रास्ता भी लंबा है। अब एक नजर बिहार पर। वहाँ हाल में एक जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ था। उसके विश्लेषण से एक नई और थोड़ी अजीब बात सामने आई है। हाँ, बिहार ने 2023-24 में ये सर्वे कराया था। 1931 के बाद ये देश में अपनी तरह का पहला इतना बड़ा सर्वे था जाति पर। अब जब इसके आंकड़ों को खंगाला जा रहा है तो पता चला है कि करीब 4.07 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अपनी जाति बताई ही नहीं या फिर उनकी जानकारी दर्ज नहीं हो पाई। 4 लाख लोग, ये तो काफी बड़ी संख्या है। कुल आबादी का कितना हुआ ये? कुल आबादी करीब 13 करोड़ है, तो उसका ये बहुत छोटा हिस्सा है, लगभग 0.3%। लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जाति आधारित सर्वे है। तो अब सरकार क्या कर रही है इन गायब लोगों की जाति पता करने के लिए? सरकार की योजना है कि वो दूसरे सरकारी डेटाबेस का इस्तेमाल करेगी, जैसे राशन कार्ड का डेटा, आय संपत्ति का रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट, या पुराना जो SECC 2011 का डेटा है। अच्छा, दूसरे डेटा से मिलाएगी? हाँ, इसी को वो डेटा फ्यूजन कह रहे हैं। मतलब अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलाकर इन छूटे हुए लोगों की जाति का अनुमान लगाना। लेकिन क्या ये सही है? मतलब बिना लोगों से पूछे उनका डेटा इस तरह इस्तेमाल करना निजता का सवाल नहीं उठता? और क्या इससे सही जानकारी मिलेगी? ये बहुत ही अहम सवाल है, खासकर अब जब देश में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP एक्ट भी आ गया है। बिना सहमति के डेटा इस्तेमाल करना निजता का उल्लंघन माना जा सकता है। और सटीकता का क्या? वो दूसरा बड़ा सवाल है कि राशन कार्ड या वोटर लिस्ट से किसी की जाति पक्के तौर पर पता चल सकती है। इसमें गलतियों की काफी गुंजाइश है। अलग अलग डेटाबेस को मिलाने में तकनीकी चुनौतियां भी हैं। ये पूरा मामला तो जातिगत जनगणना की बड़ी बहस से जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं, खासकर OBC कोटा को ठीक करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आंकड़े चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें डर है कि इससे जातिगत पहचान और मजबूत होगी, समाज और बटेगा और इसका राजनीतिक इस्तेमाल होगा। इसीलिए राष्ट्रीय जनगणना में जाति SC/ST के अलावा नहीं गिनी गई। पर बिहार के बाद कुछ और राज्य भी सोच रहे हैं।
तो बिहार के इस अनुभव से क्या सबक मिलता है? यही कि ऐसे सर्वे करना और उनसे 100% सटीक जानकारी निकालना बहुत मुश्किल काम है। डेटा फ्यूजन शायद एक रास्ता हो, पर इसे बहुत सावधानी से, पूरी पारदर्शिता और निजता का सम्मान करते हुए करना होगा, वरना इसके नतीजे विवादित हो सकते हैं। चलिए अब विषय बदलते हैं और विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। मकड़ी के जालों पर एक नई स्टडी आई है जो बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं जालों में जो डिजाइन होती हैं वो सिर्फ सजावट नहीं है। जी हाँ, ये बहुत ही रोचक खोज है। कुछ मकड़ियां होती हैं, ऑर्ब वीवर स्पाइडर्स कहते हैं उन्हें, जैसे अर्ग्योप। हाँ, वो बड़े गोल जाले बनाती हैं। बिल्कुल। उनके जालों में अक्सर रेशम के कुछ खास पैटर्न बने होते हैं, जिगजैग जैसे। इन्हें स्टेबिलिमिंटा कहते हैं। पहले लोग सोचते थे कि ये शायद पक्षियों वगैरह को डराने के लिए हैं या कीड़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए। अच्छा। लेकिन करंट बायोलॉजी जर्नल में एक नई स्टडी छपी है। वो बताती है कि इनका एक बहुत ही प्रैक्टिकल काम है, शिकार का पता लगाने में मदद करना। शिकार का पता लगाने में कैसे? ये जो पैटर्न्स होते हैं ये अक्सर यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और स्टडी में पता चला कि ये पैटर्न जाले में होने वाले कंपन को और प्रकाश के परावर्तन को बढ़ाते हैं। ओह। इससे मकड़ी को ज्यादा जल्दी और ज्यादा सटीक रूप से पता चल जाता है कि जाले में कोई कीड़ा फंसा है और कहाँ फंसा है। शोधकर्ताओं ने हाई स्पीड कैमरे और वाइब्रेशन सेंसर से ये देखा। कमाल है। तो जिन जालों में ये डिजाइन थी उनमें ज्यादा शिकार फंसे। हाँ, उन जालों में शिकार पकड़ने की सफलता दर 35-40% ज्यादा थी और मकड़ी का रिएक्शन टाइम भी तेज था। वाह, तो ये तो एक तरह की इंजीनियरिंग हो गई, प्रकृति की इंजीनियरिंग। बिल्कुल, ये बायोमैकेनिक्स का एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे जीव अपने माहौल के हिसाब से कितने अनोखे अनुकूलन विकसित कर लेते हैं। और क्या इसका कोई व्यवहारिक इस्तेमाल भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये बायोमिमिक्री का केस है, प्रकृति की नकल करके कुछ नया बनाना। शायद इससे प्रेरणा लेकर ज्यादा संवेदनशील वाइब्रेशन सेंसर बनाए जा सकते हैं, या कोई स्मार्ट नेट वगैरह रोबोटिक्स में भी काम आ सकता है। बहुत दिलचस्प। विज्ञान से ही एक और जरूरी जानकारी है, इस बार नवजात शिशुओं के बारे में। पता चला है कि जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, यानी प्री टर्म बेबीज, वो भी संगीत की लय को पहचान सकते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शोध है जो नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में छपा है। फिनलैंड, फ्रांस और यूके के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये स्टडी की है। उन्होंने क्या किया इस स्टडी में? उन्होंने ईईजी का इस्तेमाल किया। ईईजी से दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापते हैं। उन्होंने प्री टर्म शिशुओं पर यह स्टडी की, मतलब जो बच्चे गर्भावस्था के करीब 30 से 34 हफ्तों में ही पैदा हो गए थे। और क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि इतनी कम उम्र में भी इन नन्हे बच्चों का दिमाग लयबद्ध आवाजों पर प्रतिक्रिया दिखाता है, जैसे कोई बीट हो, कोई धुन हो। उनका जो सुनने वाला हिस्सा है दिमाग का, श्रवण कॉर्टेक्स, वो इन पैटर्न के साथ सिंक करता है, तालमेल बिठाता है। सच में? इतनी जल्दी? हाँ, हालांकि ये प्रतिक्रिया उन बच्चों की तुलना में थोड़ी धीमी होती है जो पूरे समय पर पैदा होते हैं, पर 80% से ज्यादा प्री टर्म बच्चों में ये क्षमता देखी गई। इसका क्या मतलब है? ये जानना क्यों जरूरी है? ये हमें बताता है कि इंसानी दिमाग का विकास कितनी जल्दी शुरू हो जाता है। आवाज और लय को समझने वाले जो न्यूरल रास्ते हैं, जो बाद में भाषा सीखने, माँ से जुड़ने और दूसरी मानसिक क्षमताओं के लिए जरूरी होते हैं, वो जन्म से हफ्तों पहले ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? इसका इस्तेमाल NICU में, यानी नवजात बच्चों की गहन चिकित्सा इकाइयों में, उन प्रीटर्म बच्चों की मदद के लिए हो सकता है। शायद उन्हें संगीत या लयबद्ध आवाजें सुनाने से उनके विकास में मदद मिले, खासकर उन बच्चों को जिन्हें बाद में बोलने या सीखने में दिक्कत आने का खतरा होता है। ये माँ की आवाज के महत्व को भी बताता है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। आखिर में एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में कैरिबियन सागर में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ाने का आदेश दिया है और कहा जा रहा है कि निशाना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो है। ये क्या मामला है? हाँ, अमेरिका ने ऑपरेशन हेमिस्फेयर रिजॉल्व नाम से वहां अतिरिक्त जहाज, निगरानी विमान और करीब 2000 मरीन तैनात किए हैं। 2000 मरीन? हाँ, आधिकारिक वजह तो बताई गई है नशीली दवाओं की तस्करी रोकना और समुद्री सुरक्षा, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये असल में वेनेजुएला पर दबाव बनाने की कोशिश है। वेनेजुएला पर दबाव क्यों? क्या चल रहा है वहाँ? वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। अमेरिका ने उन पर पहले से ही कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। चुनाव में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन, इन सब के आरोप हैं। हाँ, ये तो काफी समय से चल रहा है। अमेरिका ने पहले विपक्षी नेता थे जुआन ग्वाइडो, उनका समर्थन भी किया था, लेकिन मादुरो अभी भी सत्ता में है।
उन्हें रूस, चीन, ईरान, क्यूबा जैसे देशों का समर्थन हासिल है। और वेनेजुएला का तेल, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ये उसे जियोपॉलिटिक्स में बहुत अहम बना देता है। तो अमेरिका की सैन्य तैनाती के पीछे असली मंशा क्या हो सकती है? माना जा रहा है कि ये वेनेजुएला में जो आने वाले चुनाव हैं, उनसे पहले मादुरो सरकार पर दबाव बनाने का तरीका है, ताकि वो कुछ राजनीतिक रियायतें दें या शायद सत्ता परिवर्तन की उम्मीद भी हो। ये एक तरह से पुरानी अमेरिकी मॉनरो डॉक्ट्रिन की याद दिलाता है, अपने पड़ोस में दखल देना। इसके बड़े रणनीतिक असर क्या हो सकते हैं? कई असर हो सकते हैं। एक तो इससे लैटिन अमेरिका में तनाव बढ़ सकता है। कई देश जैसे ब्राजील, मेक्सिको, वो सैन्य दखल के खिलाफ है। दूसरा, ये पूरी तरह से एनर्जी पॉलिटिक्स से जुड़ा है। अमेरिका शायद वेनेजुएला के तेल पर अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है और वहां चीन के बढ़ते असर को कम करना चाहता है। और वैश्विक स्तर पर इससे रूस और चीन के साथ अमेरिका का तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों के वेनेजुएला में काफी हित जुड़े हैं। रूस के सैन्य सलाहकार वहां हैं, चीन ने भारी निवेश कर रखा है। तो ये दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय मुद्दा बड़ी शक्तियों के बीच टकराव का कारण बन सकता है। तो आज हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, घर के बढ़ते कर्ज से लेकर केरल के दावे तक, आईनी बेस से लेकर बस्तर की जमीनी हकीकत तक, जाति गणना की उलझनों से लेकर मकड़ी के जालों और नन्हे बच्चों के दिमाग के रहस्यों तक, और आखिर में वेनेजुएला पर बढ़ते दबाव तक। हाँ, और ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, विज्ञान सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और हमारी दुनिया को लगातार शक्ल दे रहे हैं। चाहे वो एक आम इंसान का कर्ज हो या किसी राज्य की नीति या फिर दुनिया के मंच पर बड़ी ताकतों की खींचतान, सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि कैसे आम परिवारों पर उपभोग का कर्ज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ देश बड़े बड़े लक्ष्य रख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि सेमीकंडक्टर मिशन। तो आने वाले समय में ये जो एक तरफ व्यक्तिगत आर्थिक कमजोरी है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इनके बीच कैसा संतुलन बनेगा या क्या टकराव देखने को मिलेगा, इस पर सोचिएगा जरूर। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।